Welcome to Biology Parshala. Today's class is dedicated for 10th class student, or its class is dedicated for the examination UP board 10th class student. मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक कुछ खास मोटिवेशन मैसेज है, और वो कुछ इस तरीके से है कि जीवन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं और बहुत सारी संभावनाएं हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन अगर बाय चांस हम जो करना चाहते हैं उस स्टेज पर हम ना पहुंच सके मेहनत करने के बावजूद, या किसी भी हालातवश, तो आप जो अच्छा कर सकते हैं, आप जहां हैं, जैसे हैं, उस स्थिति में अच्छा करने का प्रयास करें। तो हमेशा हिम्मत मत हारिए, हताश मत होइए, प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, टुडेज पाठशाला इस टॉपिक इस हमें क्या आज पढ़ना है, सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक, रेफरेंस क्या रहेगा? रेफरेंस रहेगा नर्वस सिस्टम का। ठीक है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और काफी आता है, 10th क्लास में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो कभी कभी ऐसे शॉर्ट नोट में पूछ देते हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा इलेबोरेशन में बताएंगे, हम बता देंगे कि आपको कहाँ तक लिखना है इसे, और थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा इलेबोरेशन में मिल जाएगा, ताकि ये जो चैप्टर है ये फर्स्ट ईयर में भी इंक्लूडेड है, तो दोनों बच्चों की काफी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ये बताएंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो इम्पल्स की सहायता से बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही हैं वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम पंप की सहायता से वो क्या होती है, कंट्रोल्ड होती हैं, रेगुलेट होती हैं। और ये जो क्रिया होती है बेसिकली एटीपेज एक एंजाइम होता है, हो सकता है इस बुक में ना दिया हो इसलिए मैं बता दे रही हूँ, एटीपेज एंजाइम होता है, उसकी प्रेजेंस में होती है। इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बात क्या रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, कहता है कि विश्रामावस्था में न्यूरिलेमा के Na+ के लिए ठीक बहुत कम पारगम्य होती है। ठीक है, और किंतु K+ आयन और Cl आयनों के लिए पूर्ण रूप से क्या होती, परमेबल होती है। तो होता क्या है, जब ये रेस्टिंग स्टेज में जाती है न्यूरिलेमा, तो इसमें जो सोडियम आयन होता है वो क्या होता है, बहुत कम पारगम्य होता है। दैट मीन्स it is a less permeable, but the potassium ion and the calcium ion is a complete permeable। ठीक, समझ में आई बात। और 50 से 100 गुना अधिक पारगम्य होती हैं। किससे पारगम्य होती हैं? सोडियम आयन से। ठीक, यह प्रोटीन तथा अन्य कार्बनिक आयनों के लिए अपारगम्य होती हैं। और ये जो लेयर होती है किसकी, न्यूरिलेमा की, ये क्या होती है, प्रोटीन तथा अन्य कार्बनिक आयनों के लिए अपारगम होती है। मतलब क्या होती है, नॉन परमिएबल होती हैं। अब क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं ताकि ये क्या यानी कि इस लेयर के आउटसाइड और इनसाइड दोनों में बैलेंस हो सके। ठीक है, कोई भी आयन दूसरे आयन से एक्सचेंज ना हो सके, एंट्री ना कर सके, इसलिए ये जो लेयर होती है नॉन परमिएबल होती है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए, ऊतक द्रव्य में ईसीएफ में यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियक फ्लूइड में Na+ आयन और Cl- आयनों की सांद्रता एक्सोप्लाज्म की अपेक्षा लगभग 10 से 15% या गुना अधिक होती है। तो होता क्या है कि जो टिश्यू फ्लूइड होता है, या हम ये करें इलेक्ट्रोकार्डियक फ्लूइड होता है, उसमें जो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो एक्सोप्लाज्म की अपेक्षा क्या होता है, 10 से 15% या 10 से 15 गुना अधिक होता है। ठीक, याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, इसके विपरीत जो क्या होता है, पोटेशियम आयन होता है, उसका कंसंट्रेशन जो होता है एक्सोप्लाज्म में ईसीएफ की अपेक्षा क्या होता है, 20 से 30 गुना होता है।
तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पे सोडियम क्या है, कम पारगम है, और यहाँ पर सोडियम की अपेक्षा पोटेशियम क्या है, ज्यादा गुना है। यानी कि क्या है, जो पोटेशियम आयन है वो ज्यादा पारगम भी है और ज्यादा अधिक क्या है, परमिएबल भी है, और क्या है, अधिक गुना तेज भी है। ठीक है, तो आगे देखिए किसके रेफरेंस में, तो डिफ्यूजन के रेफरेंस में। आगे देखिए डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अनुसार K प्लस आयन में एक्सोप्लाज्म से ऊतक द्रव्य की ओर, Na प्लस आयन में ECF से एक्सोप्लाज्म में की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। तो क्या कह रहा है कि ये जो डिफ्यूजन ग्रेडियंट होता है, मतलब जो डिफ्यूजन रेट होता है, उसमें क्या होता है कि जो सोडियम आयन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोप्लाज्म से ऊतक द्रव्य की ओर, यानी कि जो सोडियम होते हैं बेसिकली कहाँ होते हैं, आउटसाइड होते हैं। कहाँ होते हैं, आउटसाइड होते हैं। बात समझ में आ रही है। और क्या कह रहा है कि ठीक है, उसके बाद और सोडियम आयन क्या होते हैं, ECF से एक्सोप्लाज्म की ओर, और जो सोडियम आयन होते हैं वो क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं। वो क्या होते हैं, इनसाइड होते। इतनी बात तो आप लोग याद रखोगे, इतनी बात याद रखना, पूछा जाता है। ठीक, आगे देखिए, किंतु परासरण संतुलन बनाए रखने के लिए, परासरण संतुलन यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने के लिए K प्लस आयन ECF से एक्सोप्लाज्म में और Na प्लस आयन ECF की ओर क्या होता है, सांद्रता के विपरीत सक्रिय या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या होते हैं, पारित होते हैं। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए क्या होता है कि K प्लस आयन जो होते हैं वो एक्सोप्लाज्म में, ठीक है, क्योंकि K प्लस आयन क्या करते हैं, एक्सोप्लाज्म में आते हैं, फिर K जो होता है वो क्या होता है, इनसाइड आता है। किस लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए। और जो सोडियम आयन होता है वो क्या करता है, एक्सोप्लाज्म से ECF की ओर, यानी कि बाहर की ओर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, तो ये बात आप लोग याद रखें। ये जो पूरा बैलेंस है, इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए एक क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, और जो एक्सोप्लाज्म की सहायता से आउटसाइड और इनसाइड में बैलेंस का काम करती है, और उसके बीच में एक एंजाइम पाया जाता है, इसे एटीपेज एंजाइम कहते हैं। और इसी झिल्ली की सहायता से, ठीक, ये जो क्या होता है कि बैलेंस बना रहता है, ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा था कि सारी चीजें क्या हो रही थी, सही सही हो रही थी, यानी कि जो सोडियम था वो अंदर की ओर जा रहा था, पोटेशियम बाहर की ओर जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए चट वाइस वर्सा इसका काम हो जाता है। आगे देखिए, सुप्त तंत्रिका तंत्र में, यानी कि जो रेस्टिंग फेज में नर्व्स हैं, आयनिक सांद्रता यानी कि आयनिक कंसंट्रेशन तथा जैव विद्युत विभव को बनाए रखने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंतुओं की न्यूरिलेमा में Na प्लस आयनों को ECF की ओर ढकेला जाता है। तो ऐसा होता है जब रेस्टिंग पोटेंशियल में काम होता है तो इसकी आयोनिक कंसंट्रेशन को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंतु की जो न्यूरिलेमा होती है Na प्लस आयन को ECF की ओर ढकेलती, कहा जाती है ECF की, यानी इंटरनल साइड यानी कि इन साइड की ओर ढकेलती है, तथा K प्लस आयनों को बाहर एक्सोप्लाज्म में ढकेलती है। तो K प्लाज्मा को क्या बोलती है, बाहर एक्सोप्लाज्म में ढकेलती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि जो सोडियम आयन होता है वो क्या होता है, न्यूरिलेमा ECF के अंदर होता है, और जो पोटेशियम आयन होता है बाहर होता है। ठीक है, Na प्लस तथा पोटेशियम आयन की यह गति है ना कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होती है। तो Na प्लस आयन और सोडियम आयन की जो ये मोशन है, ठीक है, ये एक्टिविटी है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होती है। इससे क्या होता है, हमें क्या होती है, ऊर्जा का यूटिलाइजेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ द सिस्टम एंड अ ऑर्गन
और क्या होता है, क्या एनर्जी कंज्यूम होती है, क्या होती है, कंज्यूम होती है। और ये जिस पंप की सहायता से होती है उसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। और ये जिस पंप की सहायता से होती है उसे सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, तो बात समझ में आ गई। तो अब आप चाहें तो ये इसकी प्योरी थ्योरी मैकेनिज्म है, आप इसको पहले लिख सकते हैं डेफिनेशन को, ठीक है, फिर आप ये बात लिखेंगे तब भी आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। आगे देखिए, सोडियम पोटेशियम पंप ऊतक द्रव में एक्सोप्लाज्म में Na+ तथा K+ आयनों की सांद्रता क्या बनाए रखते हैं, सामान्य बनाए रखते हैं। जब तक कि भाई सामान्य नहीं बनाएंगे, इक्विलिब्रियम में चीजें नहीं रहेंगी तो क्या होंगी, एक्टिविटी नहीं होंगी सारी फिजियोलॉजिकल, तो इसलिए समान बनाए रखना भी जरूरी होता है। सोडियम आयन क्या होते हैं, इनसाइड होते हैं, और K आयन क्या होते हैं, आउटसाइड होते हैं। और इनको क्या करते हैं, इनकी दोनों की सांद्रता को बनाए रखते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पंप भी बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिक पंप भी बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक पंप की कुछ विशेषताएं होती हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक पंप की कुछ विशेषताएं होती हैं, देखिए। सबसे पहले आता है Na+ आयन और K+ आयन एटीपेज। अभी देखिए मैंने एटीपेज एंजाइम की सबसे पहले ही बात की थी कि ये जो रेगुलेशन होता है एटीपेज एंजाइम की, उसमें होता है। देखिए इसका क्या रोल होता है। Na+ और K+ आयन एटीपेज का एक अणु एक बार में 3 Na आयनों को एक्सोप्लाज्म से बाहर और बदले में 2 K आयनों को एक्सोप्लाज्म में पहुंचाता है। तो क्या होता है कि इसमें जो 3 आयन होते हैं बाहर और 2 आयन अंदर की ओर होते हैं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये एटीपेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, ECF तथा एक्सोप्लाज्म में आइसोमोटिक और आइसोटोनिक बनाए रखने के लिए शरीर की अन्य कोशिकाएं सोडियम पोटेशियम पंप का कार्य करती हैं। यानी कि जो हमारे एक्सोप्लाज्म में जो मतलब चीजें हैं, ठीक है, लिक्विड है, प्लाज्म है, उसको क्या आइसोटोनिक बनाए रखने के लिए और शरीर की अन्य कोशिकाओं के द्वारा सोडियम पोटेशियम पंप कार्य करता है। और साइनाइड तथा अन्य विषैले पदार्थ सोडियम पोटेशियम पंप के आवागमन को रोक देते हैं। तो हमें इससे सावधान रहना चाहिए। और एटीपी के इंजेक्शन लगाने पर विष पदार्थों का प्रभाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इतनी बात आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, आगे आता है, क्या आता है कि ऊतक द्रव या ECF में Na+ या एक्सोप्लाज्म के K+ आयनों की संख्या को अधिक बनाए रखकर सोडियम पोटेशियम पंप के एक्सॉनों को दोनों ओर ऑस्मोटिक बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो ECF में क्या होता है कि Na+ और सोडियम आयन, अब भाई दोनों ही जब ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखेंगे तभी फंक्शन होगा, तभी सारी एक्टिविटीज होंगी, तभी एटीपी मिलेगी, तभी उसका कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी होता है। तो ऊतक द्रव में ECF में Na+ और एक्सोप्लाज्म के K+ आयनों को अधिक सांद्रता बनाए रखने के लिए Na+ या K+ आयन के दोनों ही जो आयन होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को या ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम को बनाए रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये K चैनल होता है, ये सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो है एक्सॉन के अंदर व बाहर Na+ और K आयनों की स्थिति को बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर K आयन है, तो जब K आयन है तो इसके बाहरी सरफेस पर Na+ आयन का आवरण होगा, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी सरफेस पे Na+ आयन होंगे, ठीक है। और इसके आगे बात करें तो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। और इसके बाहरी सतह से K+ आयन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है इनसाइड ऑफ द सेल है। और इसी का अगर हम वाइस वर्सा करें तो हमें आउटसाइड ऑफ द सेल मिलता है, और इसमें स्ट्रक्चर जस्ट वाइस वर्सा होता है। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है। आई होप आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो, गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला।